ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 95वीं कक्षा न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का दूसरा अनेक चल रहा है और इसमें हमने 12वें सूत्र तक देखा था। पीछे विषय चल रहा था कि अवयवी होता है या नहीं होता है। तो अवयवी के बारे में पूर्व पक्षी ने संशय रखा कि अवयवी तो हो ही नहीं सकता है, अवयवी के बारे में संदेह है। और उस पक्ष में उसने अपने आक्षेप भी दिए और सिद्धांति ने उसका उत्तर भी दिया है कि आप जो कि अवयवों में अवयवी नहीं रह सकता, अवयवी में अवयव नहीं रह सकता, चाहे संपूर्ण रूप से चाहे एक भाग के रूप में। तो बोले अवयवी में ये जो कथन है ये लगेगा ही नहीं कि संपूर्णता और एक देश एक अवयव, क्योंकि ये तो उन्हीं में होता है जो अनेक मिल करके बने हो। जो एक ही होता है उसमें भेद का अभाव होने से कृष्ण का और एक देश का कथन होगा ही नहीं, होगा भी तो गौण वृत्ति से होगा। पीछे भी ये आया था आत्मा परमात्मा उसका एक देश, वो गौण कथन था। एक देश वास्तव में एक देश होता नहीं है। अवयव एक देश मतलब अवयव ऐसा एक देश नहीं होता है, लेकिन सर्वव्यापक निरवयव होते हुए भी गौण रूप से उसका एक देश कथन हो सकता है, होता है, लेकिन वास्तव में उसमें होता नहीं है। तो चूंकि पीछे सिद्धांति ने अवयवी को माना था, सिद्ध किया था, तो उसमें एक हेतु दिया था 2:1:35 में, जिसको कि यहां पर ये उद्धृत कर रहे हैं 13वें सूत्र की भूमिका में। तो आगे का पाठ देख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 557। 13वें की भूमिका में कहा सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे रीति। अवयवी की असिद्धि होने से सबका अग्रहण होने लगेगा, यानी कुछ भी गृहित नहीं होगा। अगर अवयवी का ग्रहण नहीं मानेंगे तो किसी भी चीज का ग्रहण, सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे है। अगर अवयवी को नहीं मानेंगे तो किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं होगा, यानी द्रव्य गुण कर्म जो भी हैं उनका किसी का ग्रहण नहीं होगा, ऐसा वहां पर सिद्धांति ने कहा था। तो इति प्रत्यवस्थितो अपि एतद आह, उससे पूर्व पक्षी का खंडन हो गया था। वो प्रत्यवस्थित था यानी खंडित था, निरुत्तरीकृत हो गया था, पर फिर भी वो पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्या कहना चाहता है कि अवयवी वास्तव में होता ही नहीं है, और जो आपको अवयवी की प्रतीति होती है वो एक भ्रांति है। वो इंद्रिय की अशक्ति के कारण से, दोष के कारण से अवयवी दिखाई देता है, वास्तव में अवयवी होता नहीं है। क्योंकि अवयव दिखाई नहीं दे रहे होते इसलिए केवल अवयवी दिखाई दे रहा है। अवयव क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि नेत्र उन अवयवों को देख नहीं पा रहे, इसलिए अवयवी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमारा शरीर, हम शरीर या वस्तुओं को इनको देखते हैं तो क्यों हमें केवल अवयवी दिखाई दे रहा है? अवयव क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अवयव तो हैं, इसमें छोटे छोटे हैं, पीसेंगे करेंगे तो पता लग जाएगा, टुकड़े करेंगे तो, लेकिन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अवयव क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि इंद्रियां देख नहीं पा रही हैं उसको।
तो इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से आप इसको अवयवी कह रहे हो, वास्तव में तो ये अवयवों का समूह संघात ही है, अवयवी नहीं है इसमें, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। और उसके लिए उसने एक दृष्टांत भी प्रस्तुत किया। 13वां सूत्र है, केश समूहे तैमेरिकोपलब्धिवत तदुपलब्धि ही। केश के समूह में, बालों का समूह, इकट्ठे बहुत सारे बाल होते हैं जैसे हमारे सिर पे या चेहरे पे होते हैं। जो तैमेरिक है, तिमिर एक रोग है, नेत्र रोग है, जिसमें कम दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसको वो क्या अलग अलग बाल नहीं दिखाई देंगे, उसको एक समूह दिखाई देगा, बस एक दिखाई, झुंड दिखाई देगा। वैसे हम अपने नेत्रों से देखते हैं तो थोड़ा सा ठीक दूरी पे हो, तो बहुत दूरी पे हो तो हमारे को भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हमें अलग अलग बाल दिखाई दे जाते हैं। लेकिन तैमेरिक होगा, उसको क्या दिखाई देगा, एक झुंड दिखाई देगा बस। जैसे कि एक पेड़ को हम देखें दूर से तो हमारे को अगर नेत्र ठीक है तो एक एक पत्ता, डाली, ये अलग अलग दिखाई देंगी। लेकिन अगर रोग हो तो वो बस एक समूह रूप में झुंड दिखाई देगा। जैसे कि धुंधलके में हमें पेड़ का एक बस गुच्छा सा दिखाई देता है, अलग अलग अवयव दिखाई नहीं देते। तो जैसे अंधकार में हमारे को झुंड दिखाई देता है प्रकाश की न्यूनता में, ऐसे ही उसको भी बस एक झुंड दिखाई देता है, अलग अलग नहीं दिखाई देता है। तो ये उसके रोग के कारण, शक्ति की न्यूनता के कारण से। तो केश समूह तैमेरिकोपलब्धिवत तदुपलब्धि, ये जो अवयवी आपको दिखाई दे रहा है ये इस कारण से क्योंकि अवयवों को देख नहीं पा रहे। तैमेरिक, तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति एक एक केश को क्यों नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वो उसमें एक को मतलब समूह को ही क्यों देख पा रहा है एक अवयवी के रूप में, क्योंकि अवयवों को नहीं देख पा रहा है। ऐसे ही आप भी इसको नहीं देख पा रहे हो, इसलिए अवयवी की उपलब्धि हो रही है। भाष्य, यथा एक केश तैमेरिकेन नोपलभ्यते, एक एक बाल को वो देख ही नहीं सकता, उसके नेत्र की स्थिति ऐसी है कि एक एक बाल को नहीं देख सकता वो सूक्ष्म होने से। उसकी दृष्टि से वो बाल सूक्ष्म है लेकिन उसके नेत्र की दुर्बलता है इसलिए। और केश समूहस्तु उपलभ्यते, लेकिन केश के समूह को, झुंड को तो वो देख लेता है। तथा एक को अणुनोपलभ्यते अणुसंचयस्तु उपलभ्यते, इसी प्रकार से ये जो आप अवयवी कह रहे हो तो अवयव यानी परमाणु, तो परमाणु तो दिखते नहीं है, उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनका अणुओं का जो संचय है, एक एक अणु नहीं दिखता लेकिन अणुओं का जो संचय है वो तो दिख जाता है। तदिदम अणु समूह विषयम ग्रहणमिति, इसलिए ये जो ग्रहण हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, इसका विषय अणुओं का समूह है, न कि अवयवी। वहां भी पीछे बात आई थी, पूर्व पक्षी ने कहा था भाई अणुओं का समूह है ये, सिद्धांत कह रहा है कि नहीं, अवयवी एक अलग चीज है। कह रहा है कि नहीं, तैमेरिक के समान एक एक को नहीं देख सकते, समूह को तो देख पाते हैं, ऐसे ही हम भी अणुओं के समूह को देख लेते हैं, अणुओं को नहीं देख पाते। इसलिए हम कहते हैं कि कोई नई चीज आ गई है अवयवी, वास्तव में अवयवी नहीं होता है, ऐसे खंडन किया। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 14वें सूत्र में, स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटुमंद भावात अल्प विराम विषय ग्रहण से तथा भावो अल्प विराम न अविषय प्रवृत्ति ही। क्योंकि पूर्व पक्षी ने इंद्रियों की न्यूनता को बताया रोग के कारण से, तो उसके लिए स्पष्ट कर रहा है इंद्रियों का जो पटुमंद भाव होता है, ये तो सिद्ध है कि इंद्रियां पटु होती हैं यानी अच्छी तरह देख रही हैं कुशलता से, और मंद है यानी तो ठीक तरह से ज्ञान नहीं कर पा रही है, ये तो होता ही है। तो जो इंद्रिय से पटुमंद भाव वो स्व विषय के अनतिक्रमण से होता है, यानी इंद्रियों का जो पटुमंद भाव होता है वो अपने अपने विषय से संबंधित ही होता है। अपने विषय का अतिक्रमण करके किसी इंद्रिय को पटुमंद नहीं कह सकते, मंद नहीं कह सकते। खास तौर से कि नेत्र से, नेत्र की पटुता मंदता है तो हम किस विषय में कहेंगे, रूप के बारे में ही कहेंगे, शब्द के बारे में नहीं कह सकते कि नेत्र चूंकि शब्द को नहीं जान पा रहा है इसलिए नेत्र रोगग्रस्त है, मंद है,
ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे ही अन्य इंद्रियों का भी नहीं कह सकते। तो जब जब पटुता मंदता देखी जाएगी तो उस इंद्रिय के उस विषय से संबंधित ही देखी जाएगी। ये बात कही पहली तो। स्व विषय अनतिक्रमेण, अपने विषय का अतिक्रमण न करते हुए, यानी अपने अपने विषय में ही इंद्रिय से पटुमंद भावत, इंद्रियों की पटुता और मंदता होने के कारण से विषय ग्रहण से तथा भावो, तो विषय का जो हम ग्रहण करते हैं उसका भी तथा भाव मतलब पटुमंद भाव होता है। जिस विषय को इंद्रिय ग्रहण कर सकती है उसी विषय की स्पष्टता, पटुता और मंदता, धुंधलापन हमें होगा। इंद्रियों के पटुमंद भाव से विषयों का भी पटुमंद भाव हो जाता है। न अविषय प्रवृत्ति, इंद्रियों की के जो अपने विषय हैं उससे भिन्न में जो उसका विषय ही नहीं है उसमें प्रवृत्ति कभी नहीं होती है। नेत्र की प्रवृत्ति कभी भी शब्द में नहीं होगी, श्रोत्र की प्रवृत्ति कभी भी रूप में नहीं होगी। तो इंद्रियों की अविषय में प्रवृत्ति नहीं होती, ना अविषय प्रवृत्ति। तो ऐसा कहते हुए ये क्या उत्तर देना चाहते हैं कि परमाणु अवयव, पूर्व पक्षी जिसको अवयव मान रहा है, सबसे छोटा परमाणु, वो इंद्रियों का नेत्र का विषय ही नहीं है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, जैसे तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति बाल, एक एक बाल को नहीं देख पाता, झुंड को देख पाता है, ऐसे ही हम भी परमाणु को नहीं देख पाते लेकिन उसके समूह को देख पाते हैं। तो सिद्धांती कह रहा है कि केश तो नेत्र का विषय था और रोग है इसलिए वो देख नहीं पा रहा है। विषय था, समूह भी विषय बन रहा है और बाल भी विषय है क्योंकि वो रूप गुण वाला है। लेकिन इधर जो आप दृष्टांत में देख रहे हो परमाणु तो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। यानी परमाणु नेत्रेंद्रिय का विषय ही नहीं है, रूप ही नहीं, रूप उसमें रूप गृहीत ही नहीं होता है। नेत्र से परमाणु का रूप गृहीत ही नहीं होता है, इसलिए वो विषय ही नहीं है। इंद्रियों की न्यूनता के कारण से परमाणु दिखाई नहीं दे रहे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि दृष्टांत में जो बाल का कहा वो तो नेत्र की दुर्बलता के कारण से दिखाई ना देना है। दिख तो सकता है लेकिन दिख नहीं रहा है, ये भाव है वहां पर बाल में, क्योंकि तभी उसका दृष्टांत बनेगा। दाष्टांत में तो परमाणु में ये बात ही नहीं घटती है, परमाणु तो दिखता ही नहीं है, इसलिए ये कथन आपका ठीक नहीं है। ऐसे उत्तर दे रहा है। भाष्य देखिए, यथा विषयम इंद्रियाणाम पटुमंद भावात विषय ग्रहणानाम पटुमंद भावो भवति, ये तो सूत्र का ही लगभग भाग लिया। खोल रहे हैं इसको। चक्षु कलु प्रकृष्यमाणम न अविषयम गंधम गृह्णाति, जो चक्षु है वो प्रकृष्ट होती हुई यानी पटुता को प्राप्त होती हुई, उसकी पटुता का ये मतलब नहीं है कि जो उसका विषय नहीं है उस गंध को भी ग्रहण करने लग जाए। बोले नेत्र ज्यादा अच्छे हो जाएंगे तो क्या होगा, गंध भी ग्रहण करने लगेंगे, शब्द को भी ग्रहण करने लगेंगे। बोले ऐसा नहीं कितना भी पटु हो जाए ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो चक्षु कलु प्रकृष्यमाणम न अविषयम गंधम गृह्णाति। आगे, और निष्कृष्यमाणम च न स्व विषयात प्रच्यवते, और निष्कृष्यमाण का मतलब है मंद होती हुई, दुर्बल होती हुई, अपने विषय को कभी भी नहीं छोड़ेगी। कितनी भी दुर्बल होगी तो भी किसको देखेगी, रूप को ही देखेगी। भले ही मंद रूप से देखे, बड़े को देखे, छोटे को ना देख पाए, नजदीक को देख पाए, दूर को नहीं देख पाए, दूर को देखे, नजदीक को नहीं देखे, कुछ भी होगा, लेकिन जितना भी वो देखेगी रूप को ही देखेगी। निष्कृष्यमानम च न स्व विषयात प्रच्यवते, ये इंद्रियों के बारे में बताया। आगे का स्वयं तैमेरी कहा कश्चित चक्षुर विषयम केशम न गृह्णाति। तो ये जो तैमेरिक है, तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति है, ये केश को नहीं ग्रहण करता। कैसे को, कश्चित चक्षु विषयम, किसी कोई ना कोई चक्षु का विषय है उसको ग्रहण नहीं कर रहा है। वो कौन सा, आपने केश का उदाहरण दिया। तो केश चक्षु का विषय बनता है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कश्चित चक्षुर विषयम, किसी चक्षु के विषय की विषय वाली चक्षु का जो विषय बन सकते हैं उसमें किसी चीज को तो ग्रहण नहीं कर रहा है, यानी केश को। और कश्चित गृह्णाति, और किसी को ग्रहण कर रहा है, किसको, केश समूहम, केश के समूह को ग्रहण कर रहा है।
केश भी चक्षु का विषय है, केश समूह भी चक्षु का विषय है, तो किसी चक्षु के विषय को तो ग्रहण कर रहा है और किसी चक्षु के विषय को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ये तैमेरिक का हुआ। उभयम ही अतैमेरिकेण चक्षुषा गृह्यते, और ये दोनों ही यानी केश और केश समूह ये दोनों ही उस व्यक्ति के द्वारा जिसको तिमिर रोग नहीं है गृहित होते हैं। वो एक बाल को भी देख लेता है। आपने देखा होगा जब आंखों का जांच करते हैं ना चिकित्सक लोग, तो और अक्षर तो दिखाई नहीं देते, तो बोले इनको तो कुछ भी नहीं पता लगता है, तो उनको क्या कहते हैं, ये कितनी उंगलियां हैं, कितनी उंगली है, तो वो उनको पता नहीं लगता है कि 2 करोड़, इनका भेद नहीं पता लगता है उनको कि अलग अलग है। यूं तो लगेगा कि हाथ है, हाथ हिल रहा है ये तो पता लगेगा, लेकिन उंगलियां नहीं दिखती हैं। तो यही मतलब हुआ ना कि उसकी एक एक इकाई नहीं दिखाई दे रही है, समूह रूप में तो कुछ दिख रहा है कि भाई हाँ एक इकाई है कुछ, वो हाथ हिल रहा है, और यूं नहीं दिखता, वो हिला करके बताते हैं, दिख रहा है आपको कितनी उंगलियां हैं। उसी तरह से अब ये नेत्र का विषय है, एक एक अंगुली जिसको रोग नहीं है उसको दिखाई देती है। लेकिन परमाणु वस्तु अतीन्द्रिया इंद्रिय अविषय भूता, लेकिन परमाणु तो अतीन्द्रिय है यानी इंद्रियों के विषयभूत नहीं है। अल्प विराम न केनचित इंद्रिय न गृह्यन्ते, वो किसी इंद्रिय के द्वारा गृहित नहीं होते हैं। फिर समुदितास्तु गृह्यन्ते, लेकिन जब समुदित हो जाते हैं वो गृहित होने लग जाते हैं। इति अविषय प्रवृत्ति ही इंद्रिय से प्रसज्जित है। अगर ऐसा मानो कि परमाणु वैसे तो गृहित नहीं होते हैं लेकिन समूह रूप में गृहित होने लगते हैं, समुदितास्तु गृह्यन्ते, तो क्यों कह रहे हैं ऐसा अगर मानोगे तो अविषय में इंद्रियों की प्रवृत्ति का दोष आ जाएगा। अविषय में जो कि इंद्रियों का विषय ही नहीं है उसमें भी इंद्रिय ज्ञान दे रही है, रूप का ज्ञान करा रही है, ये दोष आएगा। ये किस रूप में कह रहे हैं कि जैसे एक आत्मा इंद्रिय का विषय नहीं है, रूप गुण नहीं है उसमें, इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, तो संसार की सारी आत्माओं को भी पास पास में ले आए यदि, तो भी नेत्र से हमारे को दिखाई नहीं देगी, कितनी भी हो। क्योंकि एक आत्मा चक्षु इंद्रिय का विषय बनती ही नहीं है, तो कितनी भी आत्मा इकट्ठी कर ली जाए वो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनेंगे। ऐसे ही जो परमाणु नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं है उसका वो उनको कितना भी इकट्ठा कर लिया जाए वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी, ऐसा सिद्धांति कह रहे हैं। अगर आप मानो कि परमाणुओं का समूह ही नेत्र से दिखाई दे रहा है तो फिर तो ये दोष आएगा कि जो नेत्र का विषय नहीं है उसका समूह भी दिखने लग जाएगा। ये दोष बताया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है, ये होने लगेगा अगर आप मानोगे तो ये प्रसज्यते दोष आएगा। न जातु अर्थांतरम अनुभ्यो गृह्यते इति, क्यों, लेकिन ये जत्व लिखा हुआ है इसको जा कर लीजिए, जातु, न जातु अर्थांतरम अनुभ्यो गृह्यते इति, क्योंकि पूर्व पक्षी के मत में आपकी उसके मत में तो अणुओं से भिन्न अर्थांतर तो है ही नहीं, आपको तो केवल परमाणुओं का समूह ही दिखाई दे रहा है ना, आप तो यही कहोगे। सिद्धांति के मत में तो घट जाएगा क्योंकि अर्थांतर अभी उत्पन्न हो रहा है वहां पर, वो तो विषय बन सकता है। ते खल विमे परमाणवः सन्निहिता गृह्यमाणा, सन्निहिता और गृह्यमाणा अलग अलग कर लीजिए। अतीन्द्रियत्वम जहति, अल्प विराम। पूर्व पक्षी के मत में कह रहे हैं कि ये जो परमाणु है सन्निहित होते हुए, सन्निहिता यानी मिल करके एकत्र, गृह्यमाणा, और अगर वो गृहित हो रहे हैं समूह के रूप में जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है, तो ऐसा होने पर तो अतीन्द्रियत्वम जहति, वो परमाणु अतीन्द्रियत्व को छोड़ देंगे। अतीन्द्रियत्व जो गुण है वो उनका चला जाएगा यानी खंडित हो जाएगा। फिर तो ये मानना पड़ेगा कि परमाणु अतीन्द्रिय नहीं होते, ये जो दोष बता रहे हैं। वियुक्ताश्च अगृह्यमाणा इंद्रिय विषयत्व न लभते इति, और वियुक्त होते हुए, वियुक्त मतलब पृथक पृथक, गृहित न होते हुए इंद्रिय विषयत्व, इंद्रिय के विषयता को प्राप्त नहीं होते हैं। जब मिल जाते हैं तो अतीन्द्रियत्व को छोड़ देते हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो इंद्रिय विषयत्व को प्राप्त नहीं होते, यानी इंद्रिय से गृहित नहीं होते हैं, ऐसा दोष रूप में आएगा।
तो सो अयम द्रव्यांतर अनुत्पत्त अति महान व्याघात। तो इंद्रियांतर द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति मानने पर, द्रव्यांतर मतलब अवयवी, अवयवी की उत्पत्ति अगर आप नहीं मानोगे तो ये एक बड़ा दोष आपके पक्ष में आएगा। और इति उपपद्यते द्रव्यांतरम यत ग्रहण से विषय, इससे द्रव्यांतर यानी अवयवी सिद्ध होता है जो कि ग्रहण का विषय बनता है। ग्रहण का विषय, जानने का विषय नेत्र से जो देखा जाता है, इसलिए अवयवी है। आगे संचय मात्रे विषय इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे, सिद्धांति ने तो कहा कि कोई विषय ही नहीं बनेगा और जो विषय बनेगा तो अवयवी होगा। अब पूर्व पक्षी कहे कि ये जो संचय हुआ है, संचय मात्र को ही हम विषय मान लेंगे, वो जो इकट्ठे हुए हैं परमाणु, वही उसका जो संचय है, समूह है, वो विषय बन रहा है, अवयवी को तो नहीं मानेंगे, संचय को मानेंगे। तो संचय मात्रे विषय, यहां एव का अध्यार कर सकते हैं, संचय मात्रे एव विषय नहीं, मात्रम, मात्रम लिखा है ना, हाँ। तो संचय मात्र ही विषय है, अगर ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहे, तो यहां तक तो पूर्व पक्षी का भाव हुआ, तो सिद्धांति कह रहा है न, ये कथन ठीक नहीं है। इति चेत, इसको अर्धविराम ले सकते हैं, संचय मात्रम विषय इति चेत अर्धविराम, फिर न अल्प विराम, निषेध कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? हेतु दे रहे हैं, संचयस्य संयोग भावात तस्य च अतीन्द्रिय अग्रहणात अयुक्तम। तो बोले ये जो संचय है, संचय का में संयोग का भाव होने से, जो संचय किया उसमें संयोग होता है, संचय होगा तो संयोग होगा, संचय का संयोग भाव होने से, और तस्य, तस्य मतलब उस संयोग के, तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्रहणात्, और जो संयोग है वो अतीन्द्रियों का कभी भी गृहित नहीं होता है। संयोग हमें जब भी दिखाई देगा तो वो इंद्रिय ग्राह्यों का ही दिखाई देगा, जो अतीन्द्रिय हैं उनका संयोग हमें दिखाई नहीं देगा। तो संयोग भावात तस्य च अतीन्द्रिय से, अतीन्द्रिय वस्तुओं का संयोग गृहित ही नहीं होता है। पहले भी ये विषय तो आ ही चुका है। तो ये दो हाथ हैं, दोनों इंद्रिय ग्राह्य हैं, यानी नेत्र से ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, तो अब इसका संयोग हमें दिखाई दे जाएगा। मोटा उदाहरण लें कि हवा चक्षु इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और हाथ ये चक्षु इंद्रिय ग्राह्य है, तो हवा और हाथ का संयोग चक्षु से गृहित नहीं होगा। हवा के कण हैं, वो चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, रूप नहीं है उनमें, तो अब इनमें जो संयोग होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही आत्मा का, ऐसे ही परमात्मा का, तो जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उनका संयोग तो दिखाई नहीं देता। तो आप जो ये कह रहे हो कि परमाणुओं का संयोग समूह ही हम ये दिखाई दे रहा है माने, तो परमाणु तो अपने आप में अतीन्द्रिय है, नेत्र से गृहित नहीं होंगे और उनका संयोग भी गृहित नहीं होगा, तो इसलिए समुच्चय या जो आप संचय कह रहे हो वो गृहित नहीं हो सकता है। तो संचय से संयोग भावा तस्य च अतीन्द्रिय से अग्रहणात अयुक्तम, तो वार्तिक वाला भाग हुआ, खोल रहे हैं इसको। संचय खलु अनेकस्य संयोग अल्प विराम, संचय कहते हैं किसको है? अनेकों के संयोग को ही तो संचय कहते हैं। तो संचय है खलु अनेकस्य संयोग, सच, ये जो सच मतलब है संयोग, गृह्यमाणाश्रयो गृह्यते, गृह्यमाण आश्रय वाला गृहित होता है, यानी उस संयोग का, उन संयोगों का जो आश्रय है, जिनमें वो संयोग हो रहा है, उनके गृहित होते हुए उनका संयोग गृहित होता है। सच गृह्यमाण आश्रय, गृहित है आश्रय जिनका, ऐसा होता हुआ गृह्यते, गृहित होता है। यानी ये जो दो हाथों का संयोग है, अब ये संयोग हमें दिखाई दे रहा है, तो इस संयोग जो है, क्योंकि इस संयोग का आश्रय जो ये हाथ और ये हाथ, ये गृह्यमाण आश्रय वाला होते हुए ये संयोग गृहित हो रहा है, तो सच गृह्यमाण आश्रयो गृह्यते न अतीन्द्रियाश्रय भवति।
न अतीन्द्रियाश्रय, बस यहीं तक ही अल्प विराम है। तो अतीन्द्रियों में आश्रित जो संयोग है वो गृहीत नहीं होता है। भवति ही इदम अनेन संयुक्तम इति, और ये हमें ज्ञान होता ही है कि भवति, भवति मतलब होता है, मतलब ज्ञान होता है। इदम अनेन संयुक्तम, ये इससे संयुक्त है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे को ज्ञान होता ही है। बहुत सारी स्थूल चीजों में हमें पता ही लगता है। तस्मात् अयुक्तम एतदिति, इसलिए जो आपने बात रखी वो ठीक नहीं है, ये केवल संयोग से होगा। संयोग हमें दिखाई दे रहा है दो वस्तुओं का, इसका मतलब है वो वस्तु, अब ये जो दो चीजें मिली हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये परमाणुओं का समूह, ये परमाणुओं का समूह वो मिल रहे हैं। यहां पर हैं दोनों में परमाणु, लेकिन ये एक अवयवी है, ये एक अवयवी है, इन दोनों का संयोग हो रहा है। तो भवति ही इदम अनेन संयुक्तम इति, यानी व्यवहार में देखा ही जाता है। तस्मात् अयुक्तम एतदिति, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। गृह्यमाणस्य च इंद्रियेण विषयस्य आवरणादि अनुपलब्धि कारणम उपलभ्यते। अल्प विराम। तो कहते हैं गृह्यमाणस्य च इंद्रियेण, इंद्रियेण गृह्यमाणस्य, इंद्रिय से गृहित होती हुई वस्तु का, जिसको भी हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों से, इंद्रियेण गृह्यमाणस्य विषयस्य, इसको करेंगे अन्वय। गृह्यमाणस्य च इंद्रियेण विषयस्य, इंद्रियेण गृह्यमाणस्य विषयस्य, इंद्रिय के द्वारा गृहित होते हुए विषय का, जिस भी विषय का हम ग्रहण करते हैं इंद्रिय से, उस विषय का, उस विषय के आवरणादि अनुपलब्धि कारणम उपलब्धते, इसके आवरण आदि की अनुपलब्धि हो रही है, ये उपलब्ध होता है। इसका कोई आवरण नहीं है, ये हमें पता लगता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, हमारे सामने है, तो वो इंद्रिय के द्वारा गृह्यमाण विषय हो गया। जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम एक दूसरे के लिए गृह्यमाण विषय हैं इंद्रिय से, नेत्र से। तो इससे हमें क्या साथ में पता लगता है कि आवरण आदि जो अनुपलब्धि का कारण है, आवरण आदि अनुपलब्धि कारणम, उन्हीं के आवरण आदि की, आवरण आदि जो कि अनुपलब्धि का कारण है, वो हमें मिलते हैं। आवरण जो है वो अनुपलब्धि का कारण है। सामने पर्दा आ जाए तो आवरण यानी पर्दा वो अनुपलब्धि का कारण है। अगर सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई पर्दा आदि आ गया, दीवार आ गई है, तो आवरण जो कि अनुपलब्धि का कारण है वो भी उनके मिलते हैं, हमारे को अलग से पता लगते हैं। जिन विषयों को हम इंद्रियों से जानते हैं उनके आवरण की भी हमें उपलब्धि होती है कि इसके कारण से ये अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमें पता है कि पेड़ दिखाई देता है, वो सामने वाला कह रहा है कि ये देखो यहाँ पीछे पेड़ है, और हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम सोचें भाई कोई ना कोई आवरण है, या तो पर्दा है या दीवार है, जो जिसके कारण से वो दिखाई नहीं दे रहा वो भी हमें दिखाई देता है। तो आवरण आदि की अनुपलब्धि का कारण उपलब्ध होता है। तस्मात न इंद्रिय दौर्बल्याद अनुपलब्धि अणुनाम, तो अणुओं की जो अनुपलब्धि हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है, वो इंद्रियों की दुर्बलता के कारण नहीं है। तस्मात न इंद्रिय दौर्बल्याद अनुपलब्धि अणुनाम, इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से नहीं है। उपलब्ध होते हुए भी वस्तु क्यों नहीं उपलब्ध होती है, उसमें बहुत सारे कारण हैं। उसमें आवरण भी कारण है, अति दूर, अति निकट, इंद्रिय दोष, मन का कहीं और लगा रहना। वस्तु के होते हुए भी वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती, उसमें बहुत सारे कारण क्या है। वस्तु बहुत दूर हो, वस्तु बहुत निकट हो, वस्तु बहुत बड़ी हो, वस्तु बहुत छोटी हो, अभिभव हो गया हो, जैसे दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं, इंद्रिय की दुर्बलता हो इसलिए होते हुए भी दिखाई नहीं देती है, या तो मन कहीं और हो तो भी वस्तु सामने, व्यक्ति सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है, किसी ने कुछ कहा वो भी हमें सुनाई नहीं देता। ये जो बाधक कारण है वो पता लगते हैं। तो तस्मात इंद्रिय दौर्बल्याद अनुपलब्धि अणुनाम, इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से तो अणुओं की अनुपलब्धि नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही इंद्रियातीत हैं। यथा न इंद्रिय दौर्बल्य
दौर्बल्यात चक्षुषा अनुपलब्धिर गंधादि नाम। एक परमाणुओं की या अणुओं की अनुपलब्धि इंद्रियों से क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो उनका विषय ही नहीं है। जैसे कि उदाहरण दिया, यथा इंद्रिय दौर्बल्यात चक्षुषा गंधादि नाम अनुपलब्धि। जैसे, ऐसे अन्वय कीजिए, यथा फिर क्या, चक्षुषा, चक्षु के द्वारा, यथा चक्षुषा गंधादि नाम इंद्रिय दौर्बल्यात न अनुपलब्धि। नेत्र से गंध की उपलब्धि नहीं हो रही है, नेत्र के द्वारा गंध का पता नहीं लग रहा है, तो हम ये नहीं कहते कि नेत्र दुर्बल हो गए इसलिए गंध नहीं आ रही है। नेत्र से अगर गंध गृहित नहीं हो रही है तो हम ये नहीं कहते कि नेत्र की दुर्बलता के कारण से गंध नहीं आ रही है, ये कभी भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि गंध नेत्र का विषय ही नहीं है। तो ऐसे ही परमाणु हमें दिखाई नहीं दे रहे, हमारे इंद्रियों नेत्रों की दुर्बलता के कारण ये नहीं कथन करेंगे, वो इंद्रिय ग्राह्य है ही नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, उसका विषय ही नहीं है, नेत्र का विषय ही नहीं है, इसलिए परमाणु दिखाई नहीं दे रहे। ये बात कही। इसलिए पूर्व पक्षी ने तो तिमिर रोग के कारण से परमाणुओं का न दिखना उदाहरण देते हुए कहा था कि इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से परमाणु दिखाई नहीं दे रहे। सिद्धांति कह रहे हैं कि इंद्रियों की दुर्बलता के कारण से नहीं, वो दिखते ही नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, उसके अविषय हैं। जैसा कि सूत्र में भी कहा था इन्होंने खंडन करते हुए, न अविषय प्रवृत्ति, अविषय में प्रवृत्ति होती ही नहीं है, उसी बात को यहां पर कहा है। आगे अब पूर्व पक्षी की बात को मानते ही अभ्युपगम से कि अगर आपकी बात मानी जाए तो क्या होगा, तो 15वें सूत्र में कहा अवयव अवयवी प्रसंगश्च एवं अप्रलयात्। ये अवयव अवयवी का अगर प्रसंग माने, अवयव अवयवी का प्रसंग कि भाई अवयवी तो होता नहीं है, अवयव ही होते हैं, तो ये प्रसंग तो कहां तक जाएगा? प्रलय पर्यंत जाएगा। प्रलय का मतलब है शून्य हो जाने तक जाना चाहिए, या तो शून्य हो जाने तक जाएगा अथवा भाष्यकार बताएंगे या तो परमाणु तक जाएगा। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि अवयवों में अवयवी नहीं रहते या अवयवी में अवयव नहीं रहता, ये जो कहा था उसने, उसके लिए भाष्य देखिए, यह खलु अवयविनो अवयवेशु वृत्ति प्रतिषेधात अभावः। जो आपने कहा था अवयवी का अवयवों में रहने का प्रतिषेध होने से अभाव है, किसका? अवयवी का अभाव है। क्योंकि अवयवी अवयवों में रह नहीं सकता इसलिए अवयवी का अभाव है, ये जो आपने कहा था, ये कहां तक जाएगा? सो अयम अवयवस्य अवयवेशु प्रसज्यमान, अवयव का भी उसके अवयवों में प्रसक्त होता हुआ सर्व प्रलयाय वा कल्पेता, या तो सबका प्रलय शून्य आपको मानना पड़ेगा, अथवा निरवयवाद्वा निरवयवाद्वा परमाणु तो निवर्तेता, अथवा निरवय होने से परमाणु पर जाकर के समाप्त होगा, नहीं तो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। दो चीजें, इसको यूं देखिए कि पूर्व पक्षी ये कहे, जैसे कि हम किसी वृक्ष को ले लें या शरीर को ले लें, बोले इसमें अवयवी नहीं है, तो बोले इसके फिर क्या है? अवयव है। बोले अवयव बताओ क्या है? बोले देखो पत्ते, डाली, तना, फूल, फल, ये अवयव है, जड़ें ये अवयव है। जैसे पीछे भी आया था कि वन एक अवयवी नहीं होता है, तो बोले उसमें एक अवयव क्या है वन के? वृक्ष एक अवयव है। वृक्ष को अवयव मानेंगे? यानी अनेक वृक्ष हैं, वो प्रत्येक एक अवयव कहलाएगा। तो कहा कि जिसको आप अवयव कह रहे हो उसको एक अवयव मान के चल रहे हो ना, एक वृक्ष, एक पत्ता, एक डाली, एक फल, ऐसा आप एक मान करके चल रहे हो ना, भले ही आप अवयव कह रहे हो, वो भी तो अनेक अवयवों से मिलकर के बना है।
तो जब वो अनेक अवयवों से मिलकर के बने हैं तो फिर आप ये जो कह रहे हो ना, ये पत्ता, ये भी आप नहीं कह सकते। आपसे पूछा जाए तो कहे कि जी वृक्ष तो नहीं है, वृक्ष तो अवयवों में रह नहीं सकता। बोले अवयव हैं बस। तो बोले अवयव क्या है? बोले पत्ता आदि है। बोले पत्ता किस में रह रहा है? बोले पत्ते के भी तो अवयव हैं। तो जैसे अवयवी अपने अवयवों में नहीं रह पा रहा है, पूर्व पक्षी के मतलब वृक्ष पत्ते डाली आदि में नहीं रह पा रहा है, तो ऐसे पत्ता या डाली वो भी अपने अवयवों में नहीं रह पाएगा, फिर उसके भी अवयव कर लो। अब जैसे अपना शरीर है तो पहले इधर या तो पत्ते आदि ले लिए, तो पत्ते, फिर अंदर कोशिका को ले लो कि पत्ता कोशिका में नहीं रह पाएगा, अपनी अपनी जितनी कोशिकाएं हैं। अब वो कोशिका को भी एक माना अवयव के रूप में, लेकिन उसके भी तो अवयव हैं। अब उसके भी अवयव हैं तो आप एक कोशिका को भी कोशिका के रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी तो उसके छोटे घटकों से मिलकर बना है। तो न तो वृक्ष रहेगा अवयवी के रूप में, न पत्ता रहेगा अवयवी के रूप में, न डाली रहेगी, और इनके छोटे न कोशिका रहेगी। ऐसे छोटे छोटे करते जाओ, वो रह ही नहीं पाएंगे। आपके मत में तो वो अभाव हो जाएगा फिर, क्योंकि उसमें रह ही नहीं सकते। और अगर आप ये मानोगे कि भाई इसमें बड़ा अवयवी तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे तो अवयवी हैं, तो आपके पक्ष का खंडन होगा। वो मान ही नहीं सकता कि कहीं ना कहीं भी अवयवी को नहीं मान सकता। ऐसा करोगे तो फिर संसार में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, सभी समाप्त हो जाएगा। या तो ये स्थिति बनेगी, और नहीं तो निरवयव होने से परमाणु में जाकर के समाप्त होगा कि परमाणु के तो कोई अवयव नहीं होते, बस वो परमाणु ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ये मानना पड़ेगा आपको। क्या है? केवल अवयवी तो है नहीं, और परमाणु को निरवयव माना है, इसलिए परमाणु अवयवी कहलाएगा नहीं। तो उनके मत में परमाणु को छोड़ करके और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, ये मानना पड़ेगा। या तो कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, परमाणु भी नहीं है, आप उसके भी अवयव उसके भी अवयव, तो कुछ भी कभी भी नहीं होगा। और मानोगे अगर कि भाई परमाणु है, अंत में निरवयव है, तो उससे पहले की जितनी भी चीजें वो सब नष्ट हो जाएंगी, कुछ नहीं रहेगी। बस केवल आपको परमाणु पर जाकर के ही वहां रोकना पड़ेगा। अब वहां प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि इसमें अवयवी रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि अवयव है ही नहीं, उसमें निरवयव है। अवयव और अवयवी वाली बात प्रसंग या तो परमाणु पे जाके समाप्त होगी, या तो कुछ भी नहीं है इस सिद्धांत पे जाकर के खड़ी होगी। दोनों ही दोष हैं। उभय था च उपलब्धि विषय से अभाव। और आप दोनों ही चीजें कुछ भी मानोगे तो उपलब्धि के विषय का अभाव हो जाएगा। यानी जिसको हम जानते हैं वो कुछ रहेगा ही नहीं, अवयवी तो है नहीं, परमाणु को जान नहीं सकते हैं, तो फिर क्या हमारे को पता लगेगा? किस चीज का ज्ञान होगा? नेत्र से किसको देख पाएंगे? किसी को भी नहीं देख पाएंगे। तो नेत्रों से जिस जिसको भी हम देख पा रहे हैं, इतनी चीजों को, उन सबका अभाव हो जाना चाहिए फिर तो। तद अभावात उपलब्धि अभाव। तो उपलब्धि का विषय ही नहीं रहेगा, क्योंकि अवयवी ही नहीं रहेगा, तो उस उपलब्धि का विषय न होने से, तद अभावात, विषय का अभाव होने से उपलब्धि का भी अभाव होगा। हमारे को फिर ज्ञान ही नहीं होगा। फिर उपलब्धि का विषय ही नहीं है तो उपलब्धि कहां से होगी? ज्ञान का विषय ज्ञेय ही नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा? ये दोष आएगा। जबकि हमें ये सब ज्ञान होता है, इसका मतलब है उपलब्धि का विषय भी है। उपलब्धि का विषय है तो अवयवी को मानना पड़ेगा। आगे, उपलब्ध्याश्रयश्चायम वृत्ति प्रतिषेध। आपके द्वारा जो वृत्ति का प्रतिषेध किया गया, वृत्ति मतलब अवयवी में अवयव नहीं रहते, अवयव में अवयव नहीं रहते, ये जो अवयवी का जो उसने निषेध किया था, वो किसके आश्रय से किया था? वृत्ति प्रतिषेधा। तो ये क्या कहा था? उपलब्धे आश्रयाश्च, उपलब्धे आश्रयश्च अयम, उपलब्धि के आश्रय से ही आपने इस वृत्ति का निषेध किया था। उपलब्धि मतलब आपको पता लगा, कुछ ज्ञान हुआ, उसके आधार पर ही आप ये कहेंगे कि ये इसमें नहीं रहता है। जैसे कि कोई उदाहरण ले लीजिए, अवयवी अवयव का, मान लो कपड़ा ले लिया, एक वस्त्र है, कुर्ता है, तो सिद्धांती तो कह रहा है कि इसमें अवयव हैं धागे, और एक कुर्ता अवयवी भी है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अवयवी ये जो कुर्ता है ये अवयवों में नहीं रह सकता, और अवयव अवयवी में नहीं रह सकते। बोले ये जो आपने कथन किया कुर्ता और धागों का, या तो घड़े और मिट्टी का, ये उपलब्धि के आश्रित है।
आपको कपड़ा कपड़ा दिखाई दे रहा है ना, घड़ा घड़ा दिखाई दे रहा है ना, उपलब्धि तो हो रही है ना आपको, तो वो उपलब्धि के आश्रय को मान करके आप इसका खंडन कर रहे हो। उपलब्ध्याश्रयश्चायम वृत्ति प्रतिषेध, और सह का मतलब है सब प्रतिषेध, अगर आप उसका प्रतिषेध कर देते हो, स आश्रय व्याग्नन आत्मघाताय कल्पते थी, तो वो आश्रय का को नष्ट करता हुआ, आश्रय मतलब अनुपलब्धि को नष्ट करता हुआ, ये जो कहा ना उपलब्ध्याश्रयश्चायम वृत्ति प्रतिषेध, उपलब्धि के आश्रय से ये वृत्ति का प्रतिषेध आपके द्वारा किया जा रहा है, तो ये जो प्रतिषेध है ये आश्रय को यानी उपलब्धि को ही नष्ट करता हुआ आत्मघाताय कल्पते, इस प्रतिषेध का भी खंडन कर देगा। आपका जो प्रतिषेध है वो उपलब्धि के आश्रित है, और ये प्रतिषेध उपलब्धि को ही नष्ट कर रहा है। तो उपलब्धि ही यदि नष्ट हो जाएगी तो आपका प्रतिषेध भी नष्ट हो जाएगा कि आप प्रतिषेध कर किसका रहे हो। उपलब्ध्याश्रयश्चायम वृत्ति प्रतिषेध है, स आश्रयम व्याघ्नन, ये जो प्रतिषेध है ये अपने आश्रय को यानी उपलब्धि को नष्ट करता हुआ आत्मघाताय कल्पते, क्योंकि पूर्व पक्षी तो अवयवी की उपलब्धि मान ही नहीं रहा है, बोले वो तो अवयवों का समूह है, संघात मात्र है, ऐसा ही कह रहा है, तो वो उपलब्धि को ही नष्ट कर देगा। आपने उपलब्धि का आश्रय करके ही तो खंडन किया है, इसका मतलब है उपलब्धि तो हो रही है आपको, ये परस्पर विरोध आएगा। आगे अथापि सिद्धांति कह रहा है न प्रलयो अणु सद्भावात, ये जो पीछे कहा था ना प्रसंगश्चैवम अप्रलयात, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो बोले कि न प्रलय, सबका अभाव तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? अणु सद्भावात, अणु के सत्ता होने के कारण से। भाष्य अवयव विभागम आश्रित्य वृत्ति प्रतिषेधात अभाव प्रसज्यमानो, अवयव के विभाग को आश्रित करके अवयवी की सत्ता का, वृत्ति प्रतिषेध मतलब अवयवी की सत्ता का जो प्रतिषेध किया गया, प्रतिषेध किया जा रहा है, उससे वृत्ति प्रतिषेधात, वृत्ति का प्रतिषेध करने से अभाव प्रसज्यमान, अवयवी का अभाव प्रसक्त होता हुआ, दोष करता हुआ, निरवयवत्वात्, या र जोड़ लीजिए, निरवयवत्वात् परमाणुर निवर्तते, निरवयव होने से परमाणु से वो हटेगा, परमाणु पे जाकर के हटेगा, क्योंकि परमाणु अवयव रहित है। अल्प विराम न सर्व प्रलयाय कल्पते, आप सब चीजों को नष्ट भी कर दो तो भी परमाणु को तो नहीं कर पाओगे, परमाणु तो आपको फिर भी मानना पड़ेगा, इसलिए आप प्रलयात सब कुछ नष्ट हो जाए ये नहीं हो पाएगा। निरवयवत्वम खलु परमाणु हो, क्योंकि परमाणु जो है उसका निरवयवत्व, उसमें कोई अवयव नहीं होते। निरवयवत्वम खलु परमाणु हो, अल्प विराम विभाग ही अल्पतर प्रसंगस्य यतो न अल्पीयस तत्र अवस्थानात्, परमाणु का निरवयवत्व क्यों है? क्योंकि विभागैर अल्पतर प्रसंगस्य, विभाग करने पर, विभाग के द्वारा उसके अल्पतर प्रसंग का, उससे भी और कोई छोटा हो उस प्रसंग का अभावात, यहां पर अध्याय करेंगे, विभागैर अल्पतर प्रसंगस्य अभावात, उसका अभाव होने से, यतो न अल्पीयस तत्र अवस्थानात, जिससे और छोटा नहीं हो सकता है, वहां जाकर के आपको अवयव करने की, टुकड़े करने की बात को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। खोल रहे हैं उसी को, लोष्टस्य खलु प्रविभज्यमानावयव विभज्यमानावयवस्य, लोष्टस्य, लोष्ट का यानी तो ढेले का, प्रविभज्य मानावयवस्य, जिसके अवयवों को प्रविभक्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ऐसे लोष्ट का, ऐसे ढेले का जिसके टुकड़े तोड़े जा रहे हैं। अल्पतरम अल्पतमम उत्तरम उत्तरम भवति, अल्प विराम, उसका उससे छोटा और ज्यादा छोटा ऐसा होता है। ढेले को जब हम तोड़ते हैं प्रविभज्यमान होता है, तो उससे जितना बड़ा होता है उससे छोटा हो गया, फिर तोड़ा और छोटा हो गया, ऐसे छोटा 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 अधिक छोटा और अधिक छोटा होता जाता है। सच अयम अल्पतर प्रसंग यस्मात् न अल्पतरम अस्ति, यह परमो अल्प तत्र निवर्तते, ये तोड़ते तोड़ते ये कहां जाकर के टूटना रुकेगा इसका, तो बोले जिससे और छोटा नहीं हो सकता, यतश्च न अल्पियो अस्ति, जिससे और कोई छोटा नहीं होता है वहां तक। तो सच आयम अल्पतर प्रसंग, जो छोटे से छोटा होना है, तो यस्मात् न अल्पतरम अस्ति, जिससे और कोई छोटा नहीं होता है,
यह परमो अल्प, जो सबसे छोटा है, परम अल्प है, तत्र निवर्तते, वहां ये विभाजन समाप्त हो जाता है, उसके आगे विभाजन नहीं हो सकता है। अल्प विराम निवर्तते अल्प विराम यतश्च न अल्पियो अस्ति तम परमाणु प्रचक्षमहे इति, जिससे छोटा और कुछ नहीं होता है उसी को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु जिससे और छोटा नहीं हो सकता है। अब इसको इस रूप में नहीं लेना, ये सापेक्ष कथन है। पीछे भी आपके सामने मैंने रखा होगा कि हम अगर दर्शनों की दृष्टि से भी देखें तो भाई परमाणु से भी छोटा, परमाणु तो भूतों के हो गए, और फिर उससे छोटे भी फिर तन्मात्राएं हैं, या तो अहंकार है, महतत्व है, और सत्वर स्तंभ अंत तक, और उससे भी वो छोटे होते हैं। तो यहां छोटा मतलब इससे छोटा इकाई नहीं हो सकती उस वस्तु की, इस रूप में लेंगे। और यदि इसको करना है तो फिर अंत तक जाएंगे, सत्वर स्तंभ तक। ये सापेक्ष कथन है। सांख्य योग की दृष्टि से जब हम सत्वर स्तंभ की दृष्टि से बात करते हैं तो इन परमाणुओं के भी छोटे टुकड़े हो सकते हैं। दूसरा, इसको जब हम परमाणु कहते हैं, अब आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें कि भाई जिसको आप परमाणु कह रहे हो, जिसको वहां पर कह रहे हो परमाणु, तो बोले परम अणु, इन्होंने कहा परमाणु के तो टुकड़े होते ही नहीं है, और वैज्ञानिकों ने देखो बता दिया कि परमाणु के भी टुकड़े होते हैं। वहां परमाणु जिसको कहेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनके हिसाब से। बोले हमारे दर्शनों में तो लिखा है कि परमाणु के और टुकड़े हो ही नहीं सकते, लेकिन वैज्ञानिकों ने तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके भी विभाग और छोटे छोटे देख लिए, जान लिए, तो इसका मतलब वो इनसे ज्यादा हो गए, ऐसी एक तुलना बन जाती है। ये तो विरोध आ गया, उसके तो परमाणु के टुकड़े कर रहे हैं और यहाँ तो मना कर रखा है, यानी इनकी पहुंच नहीं थी, ये इस रूप में कथन। तो इसको स्थूल रूप से ही माना जाएगा, एक इकाई के रूप में ही, किसी वस्तु का जो मूल तत्व है वहां तक। फिर अगर जो टूटता है वो तो वो तत्व ही नहीं रहा वहां पर, और सत्वर स्तंभ की स्थिति वो अलग कही गई है। तो इसको सापेक्ष कथन मानते हुए ही यहाँ पर परमाणु कहेंगे, इससे छोटे हम नहीं कर सकते, नहीं होंगे, बस इतना ही मान करके चलेंगे। तो यतश्च न अल्पियो अस्ति तम परमाणु प्रचक्षमहे। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में जहां जहां लिखते हैं उपादान कारण मूल जो है, वह दो शब्दों का साथ साथ प्रयोग करते हैं, प्रकृति और परमाणु। केवल प्रकृति भी नहीं लिखते, कहीं कहीं प्रकृति भी आता है, लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे प्रकृति परमाणु, प्रकृति परमाणु, ये दो शब्द साथ साथ लिखते हैं वो। तो जब योग और सांख्य की दृष्टि से या तत्वतः देखते हैं तब तो प्रकृति, प्रकृति का मतलब हो गया वहां सत्वर स्तंभ, ये उपादान कारण है। और जहां वो परमाणु कह रहे होते हैं वो न्याय और वैशेषिक की दृष्टि से मूल उपादान कारण परमाणु को कह रहे होते हैं, दो चीजें, इसलिए दोनों को साथ साथ कहते हैं। आप तत्व मानोगे तो प्रकृति, और वैसे व्यवहार दृष्टि से मानोगे तो परमाणु उपादान कारण है। तो प्रकृति परमाणु, वहां पर प्रकृति के परमाणु ये कथन नहीं होता है, प्रकृति और परमाणु दो अलग अलग बातों को साथ साथ, या तो ऐसे भी मान लो या तो ऐसे भी मान लो, सापेक्ष कथन है। और वो परमाणु क्या होता है, तो 17वें सूत्र में कहा परम वा त्रुटे है, जो त्रुटि तोड़ना उससे परे होता है, जिससे जिसके जो टूटने से परे है, त्रुटे है परम, जो टूटने से परे यानी जिसमें टूटना नहीं हो सकता, उसे परमाणु कहते हैं। भाष्य, अवयव विभाग से अनवस्थानात्, अवयवों का जो विभाग करते हैं उसके अनवस्थान होने से, यानी उसकी कोई सीमा ना होने से, अगर यूं करते जाएंगे तो ये अनवस्था दोष की तरह, अगर यूं मानेंगे कि नहीं और उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा करते जाओगे तो वो अनवस्था दोष आएगा, यानी कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा कि इससे आगे और नहीं हो सकते टुकड़े। तो अवयव विभाग के अनवस्था का अनवस्थान होने से, यानी अनवस्था दोष आने से, अगर यूं टुकड़े टुकड़े माने इसलिए, और द्रव्याणाम असंख्यत्वात्, और फिर जो द्रव्य हैं अगर हम यूं मानेंगे कि टूटता ही जाएगा, टूटता ही जाएगा, टूटता ही जाएगा, तो फिर द्रव्य कितने हो जाएंगे, वास्तव में असंख्य हो जाएंगे, कितने हैं वो नहीं पता लगेंगे। असंख्य होने से त्रुटित्व निवृत्ति, त्रुटित की, ये इससे भी छोटे और हर चीज टूट सकती है, इसकी निवृत्ति होती है, इसको हटाया जा रहा है। यदि हर चीज टूटे ऐसा कोई कहे तो उससे दो दोष आएंगे, एक तो कि अनवस्था दोष आएगा, ये कहीं नहीं रुक सकता,
तो त्रुटित्व की निवृत्ति कहते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के टुकड़े नहीं होंगे ये मानना पड़ेगा। तो एक तो अनवस्था दोष के कारण और एक द्रव्यों के असंख्य होने के कारण से। द्रव्यों के असंख्य को थोड़ा दूसरे ढंग से ऐसे भी समझेंगे कि अगर हम ये माने अभ्युपगम से कि किसी भी तत्व के कितने भी छोटे 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 टुकड़े होते जा सकते हैं, होते जा सकते हैं, होते जा सकते हैं, कोई सीमा नहीं है उस स्थिति में, कहीं कोई रुकावट, अंतिम स्थिति नहीं है, बस टुकड़े ही टुकड़े हो जाएंगे। तो किसी भी वस्तु में कितने अवयव हैं, क्या कहेंगे हम? किसी भी वस्तु में इसमें कितने टुकड़े, कितने इसके टुकड़े हो सकते हैं? असंख्य हो सकते हैं। और राई के कितने टुकड़े हो सकते हैं? फिर पहाड़ के कितने हो सकते हैं? असंख्य हो सकते हैं। तो दोनों के अवयव कितने समान हो गए ना? इसके भी असंख्य, इसमें राई में भी असंख्य अवयव और इसमें भी असंख्य अवयव और पहाड़ में भी असंख्य अवयव। तो उसके जो द्रव्य हैं, द्रव्य का मतलब उसके जो घटक द्रव्य हैं, वो फिर आपको असंख्य मानने पड़ेंगे। इन्होंने कहा द्रव्याणाम असंख्ययत्वा, द्रव्यों के असंख्य हो जाने से ये दोष बताया जा रहा है कि फिर तो आपको उस वस्तु के घटकों को असंख्य मानना पड़ेगा। ये दोष है और असंख्य तो हो नहीं सकते। यानी हम गणना नहीं कर सकें लेकिन निश्चित संख्या तो होगी। वैज्ञानिक भी बताएंगे परमाणु हैं, हम यूं गिन नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो माप भार आदि से कौन कौन सी चीजें वो करके वो बताएंगे भाई इसमें इतने हैं। एक ने एक संख्या, एक संभावित संख्या मानेंगे, जितने हैं उतने ही परमाणु है, उससे ना एक अधिक है ना कम है इस वस्तु के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर। हम इसमें असंख्य परमाणु तो नहीं कह सकते ना। अगर ये कितने भी टूट सकते होते और छोटे और छोटे और छोटे, सदा टूटते ही जाते, टूटते ही जाते, जो भी छोटे से छोटा हो वो भी और टूट सकेगा, तो इसमें कितने परमाणु मान सकते हैं? फिर असंख्य मानने पड़ते हैं। जबकि जितने भी परमाणु हैं वो परिमित हैं इसमें, इसलिए टूटते ही जाएं, हमेशा टूटते जाएं, ये तो मान नहीं सकते। कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा परम बात टूटे जो टूटने से परे है, या टूटना नहीं हो सकता है। ऐसे में अब हम निश्चित मात्रा कह सकते हैं कि इसमें निश्चित इतने ही परमाणु हैं। तो इस प्रकार से इति चतुर्दशभी सूत्रे अवयवी प्रकरणम, अवयवी का प्रकरण यहां पर समाप्त किया कि अवयवी होते हैं, अवयवी होते हैं, अवयव भी होते हैं, अवयवों से मिलकर के अवयवी बनते हैं और उसमें गुणांतर आ जाते हैं, इसलिए हमें रूप आदि की उत्पत्ति होती है। केवल अगर समूह होगा तो हमारे को रूप आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, नए गुणों की उत्पत्ति होती है मिलने के बाद में, ऐसा मान के। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।